नमस्कार। आज की इस विशेष बाल सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस विशेष अवसर पर आप सभी को आमंत्रित करते हुए मुझे अपार हर्ष के साथ गर्व की भी अनुभूति हो रही है, क्योंकि यह बाल सभा हिंदी दिवस पर आधारित है। आज के इस कार्यक्रम को अग्रसर करने हेतु मैं अधिदेव एवं आहाना दरबारी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आदित्य। हिंदी हिंदी क्या है? क्या हिंदी महज एक भाषा है या हम 125 करोड़ भारतीयों की अभिलाषा है? हिंदी हिंदी माता का ममत्व है। हिंदी सहस्त्रों का अपनत्व है। समूचे देश को जो एक सूत्र में पिरोए, हिंदी ऐसी वो तत्व है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारी आज की यह बाल सभा राजभाषा हिंदी को समर्पित है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? 1947 में जब हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, तब सबके सामने भाषा की एक बड़ी चिंता खड़ी हुई। भारत एक विशाल देश है जिसमें विविध संस्कृतियों का समावेश है। यहाँ ऐसी सैकड़ों भाषाएं हैं जो देश में बोली जाती हैं और साथ ही हजारों बोलियां भी हैं। संविधान के लिए आधिकारिक भाषा चुनने की चिंता अभी भी अनसुलझी थी। एक लंबी बहस और चर्चा के बाद हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान सभा में स्वीकार किया गया और इसी दिन 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। इस जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदि। आपने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। अब बाल सभा को आगे बढ़ाते हुए आज के पहले कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक से शुरुआत करते हैं। नुक्कड़ नाटक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। यह रंगमंच के बजाय गलियों, मोहल्लों तथा खुली जगहों में किया जाता है। यह समसामयिक अथवा महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। आमतौर पर यह नाटक अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाता है। आज के नुक्कड़ नाटक का विषय साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सेफ्टी है। आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना नुक्कड़ नाटक की प्रथा रही है ताकि समाज के सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। हमारे इस नाटक में भी हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों का भाषा में प्रयोग किया गया है ताकि साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है श्रीराम स्कूल मौलसरी शाखा के कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की वर्चुअल नुक्कड़ नाटक की खास प्रस्तुति। आओ आओ नाटक देखो, श्रीराम स्कूल का नाटक देखो। नाटक हम दिखाएंगे, सिखा के कुछ समझाएंगे। साइबर सेफ्टी है जरूरी, सबको आज बताएंगे। साइबर सेफ्टी है जरूरी, सबको आज बताएंगे। जमूरे। हाँ उस्ताद। जमूरे, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या है? उस्ताद तुम्हें नहीं पता साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है? जमूरे, इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं पता? और मुझ जैसे लाखों लोग को भी नहीं पता। बताओ ना, क्या है ये साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? गुरु, साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइबर और सुरक्षा। मतलब जो कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशन या डेटा से संबंधित है, उसे हम साइबर कहते हैं। जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो विस्तार से समझाएंगे हमारे ये कुछ खास साइबर विशेषज्ञ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एक्सपर्ट नंबर 1। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इंटरनेट का इस्तेमाल हमारी लाइफ में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो गई है। जिस काम को करने में पहले दिन महीनों लगते थे, अब झटपट हो जाते हैं।
कोई भी जानकारी मिनटों में आपके सामने होती है। इंटरनेट के माध्यम से ही तो हमारा सामाजिक मेलजोल बढ़ा है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, सभी इसके उदाहरण हैं। सोशल वेबसाइट्स के जरिए दोस्त बनाना हो, किसी को कोई संदेश पहुंचाना हो, रुपयों का आदान प्रदान हो या फिर कुछ भी खरीदना बेचना हो, सब कितना आसान हो गया है। नमस्ते, मैं आपकी दूसरी एक्सपर्ट हूँ। इन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के साथ साथ खतरा भी बड़ा है, और वो खतरा है साइबर बुलिंग का। बहुत से लोग इसका आए दिन शिकार होते रहते हैं। किसी के कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम पर किसी वायरस का अटैक हो, मसलन ट्रोजन वायरस, या किसी की बहुत ही संजीदा जानकारी को कंप्यूटर से चुरा लेना, जैसे कि पासवर्ड, सीक्रेट कोड्स इत्यादि इत्यादि, या फिर किसी के अकाउंट को ही हैक कर उसके सारे रुपयों का गबन करना, या फिर किसी के अकाउंट को हैक कर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करना। ऐसी ही कई अनगिनत घटनाओं का शिकार हो रहे हैं हमारे समाज के लोग। नमस्कार, मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट नंबर 3। लेकिन अगर आपको इन सबसे बचना है तो साइबर सेफ्टी का ध्यान तो रखना ही होगा, क्योंकि ध्यान रखने से आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। आप खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को जागरूक करके उन्हें भी साइबर सेफ्टी के बारे में बता सकते हैं। आइए पहले आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही खास मेहमानों से, जिनकी वजह से ही हम आज साइबर सेफ्टी की बात कर रहे हैं। आइए पहले मिलते हैं हमारे सबसे पहले मेहमान से, क्लेवर हैकर। हा, मैं हैकर हूँ। मैं जिसके सिस्टम को हैक कर लूं, उसकी सारी की सारी गुप्त जानकारियां, अकाउंट की इंफॉर्मेशन पता लगाकर बहुत बड़ा नुकसान करता हूँ। मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। हा। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो साइबर सेफ्टी से दूर रहते हैं। हा। उन्हीं को बेवकूफ बनाना आसान होता है। मैं हूँ क्लेवर हैकर। अब आ रहे हैं हमारे दूसरे मेहमान, जिनका नाम है वायरस। नाम तो सुना ही होगा आप सबने मेरे कई प्रकार हैं। ट्रोजन वायरस, मैलवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग इत्यादि इत्यादि। मैं जिस किसी के भी कंप्यूटर में घुस जाऊं तो उसका सारा सिस्टम ठप कर देता हूँ। अपने प्रकोप से आपके सिस्टम की सारी फाइल्स को उड़ा सकता हूँ। मेरे नाम से घर और ऑफिस के कंप्यूटर कांपते हैं। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो एंटीवायरस इस्तेमाल ही नहीं करते। उसी वजह से मेरा सिस्टम में घुसना आसान हो जाता है। मुझे सिस्टम से हटाने के लिए कई बार आपको मोटी रकम चुकानी पड़ती है। बहुत बार मैंने लोगों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी आसानी से हासिल कर ली और सारा अकाउंट खाली भी कर दिया। अब मिलते हैं हमारी तीसरे मेहमान से, जिनका नाम है आइडेंटिटी थीफ। आपका वो नाम है? नहीं, वो तो मैंने चुरा लिया है। अगर नया नाम चाहिए तो मेरी तरह पहचान चुराओ। मैं बेनाम हूँ, इसलिए मैं दूसरों का नाम इस्तेमाल करती हूँ। उनकी पहचान चुराकर, फेक सोशल आईडीज बनाकर, फ्रॉड अकाउंट खोलकर या फिर किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के लिए मैं दूसरों की पहचान चुराकर इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ आपको या आपको। यही मेरा काम है। मुझे लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। जमूरे, इन सबको में परेशान करने में मजा आता है, पर ऐसा क्या किया जाए कि हम इन सबके चंगुल से बच जाए, यानी कि साइबर सिक्योरिटी बनी रहे। उस्ताद, बात सीक्रेट भी है, थोड़ी सी लंबी भी है, पर अगर ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अरे, अगर इन सबसे बचना है तो सुनना तो पड़ेगा ही। तो सुना,
पूरी पब्लिक से नहीं की, क्योंकि इसी में सबका फायदा और सुरक्षा दोनों है। तो आज हमारी छुटकी एक्सपर्ट बताएंगी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बहुत ही जरूरी हैं। नंबर 1, अपनी जीमेल या ईमेल आईडी का पासवर्ड कहीं पर ना लिखें और ना ही कोई मोबाइल नोटपैड ऐप पर लिखें। आईडी पासवर्ड हमेशा याद रखें। नंबर 2, समय समय पर अपनी आईडी पासवर्ड बदलते रहें। नंबर 3, लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड भी गोपनीय रखें। नंबर 4, मोबाइल फोन और लैपटॉप में एंटीवायरस रखें जो समय समय पर ऑटोमेटिक वायरस को नष्ट करता रहता है। नंबर 5, मोबाइल या कंप्यूटर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने से पहले गूगल अकाउंट में जाकर अपनी आईडी रिमूव जरूर करें। नंबर 6, अनजान मैसेज, लिंक या मोबाइल पर आए नोटिफिकेशंस पर बिना जानकारी के क्लिक ना करें, उसे रिमूव कर दें। नंबर 7, मनी ट्रांसफर ऐप जैसे नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे व अन्य जो भी आप उपयोग करते हो, काम होने पर तुरंत लॉग आउट करें। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं? हाँ चुटकी, आपकी बात मुझे भी और हमारी पब्लिक को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आई। क्यों जमूरे? हाँ उस्ताद, हाँ सब समझ में आ गया। अगर साइबर सिक्योरिटी रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और हमारा ऑनलाइन सिस्टम भी सुरक्षित रहेगा। तो जो बात हमारी छुटकी एक्सपर्ट ने आप सभी को समझाई, मुझे आशा है कि आप सब उसको हमेशा याद रखेंगे, जिससे हमारी लाइफ और आपकी लाइफ हमेशा सुरक्षित रहेगी। क्यों उस्ताद? मैं जा रहा हूँ अपने लैपटॉप का पासवर्ड चेंज करने। और हाँ दर्शकों, जो भी हमारी छुटकी एक्सपर्ट ने बताया है, जाइए और उस पर अमल कीजिए। अगली बार हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले नाटक में। जमूरे, मैं भी जा रही हूँ लैपटॉप का पासवर्ड चेंज करने। फिर मिलेंगे, बाय बाय। अरे वाह, मुझे तो नुक्कड़ नाटक बहुत पसंद आया और साथ ही कई नई बातें सीखने को मिली। श्री राम स्कूल का ये निरंतर प्रयास रहा है कि हम विद्यार्थी अपने देश की भाषा और संस्कृति से जुड़ें, उसे समझें तथा उसका अनुसरण करें। इसी अनवरत प्रयास के परंपरा को कायम रखते हुए हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विगत सप्ताह हमारे विद्यालय में भाषा गौरव सप्ताह मनाया गया। इस दौरान सभी कक्षाओं में कुछ न कुछ गतिविधियां की गई। विद्यार्थियों की प्रतिभागिता अत्यंत ही सराहनीय रही। आइए हम इसकी एक छोटी सी झलक से रूबरू होते हैं।
सभी प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए धन्यवाद तथा विजेताओं को बधाई। क्योंकि आज विश्व बदलाव की ओर अग्रसर है, हिंदी भी इस बदलाव से अछूती नहीं है। हिंदी की दुनिया में भी नित नए बदलाव हो रहे हैं। कई लोगों ने अपने दायित्व को समझा और इस ओर सकारात्मक कदम बढ़ाए। इन्हीं बदलावों को लाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली एक कर्णधार हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आइए वीडियो के माध्यम से हम उनसे परिचित होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज की हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर अपराजिता शर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदी के इमोजी तैयार किए हैं। हिंदी के इमोजी असल में वे स्माइली हैं जो इंसानी भाव भंगिमाओं को हिंदी शब्दों व वाक्यों के साथ पेश करते हैं। अपराजिता ने बेहद दिलचस्प किस्म के इमोजी तैयार किए हैं जो पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे दिखते हैं। उन्होंने एक ऐप भी बनाया जो एंड्रॉयड फोन्स पर डाउनलोड किया जा सकता है। तो आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात अपराजिता जी से। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें आज प्रोफेसर अपराजिता जी से बातचीत करने का मौका मिला। श्री राम स्कूल की इस विशेष बाल सभा में आपका स्वागत है मैम। नमस्कार और मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम स्कूल की प्रिंसिपल मैम, धनवंती मैम और प्रेरणा जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, और आप सब बच्चों का शुक्रिया कि आपने इस विषय पर सुनने के लिए, बात करने के लिए मुझे बुलाया यहाँ आप सबके बीच। शुक्रिया जी मैम। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैम, मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि आपने इमोजीज को हिंदी में बनाने का एक अनोखा और रचनात्मक प्रयोग किया जिसको आपने हिमोजी का नाम दिया। आज यही हिमोजी बहुत से लोग प्रयोग करते हैं। मैम, आपसे मेरा प्रश्न यह है कि आपको ये बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हिमोजी बनाने की प्रेरणा अपने विद्यार्थियों से ही मुझे मिली। हम लोग सोशल मीडिया का पेपर पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और इस पर हमारी बातचीत और बहस होती रहती है कि नए जो कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, जो नए बातचीत और संवाद के जो नए माध्यम हैं, उनमें हिंदी को कैसे शामिल किया जाए। तो उस समय ऐसा कोई कंप्यूटर कम्युनिकेशन की भाषा में इसे टूल कहा जाता है, तो ऐसा कोई टूल नहीं था जिसके जरिए हम हिंदी में संवाद कर सकें या हिंदी में किसी को कमेंट कर सकें, कितना अच्छा हमें उसका पोस्ट लगा इसको हम बता सकें। तो फेसबुक ने 2014 के आसपास स्टिकर्स लॉन्च किए थे और वो सभी अंग्रेजी में थे। हिंदी भाषा में उन्हें लाने का विचार मेरे दिमाग में तभी से था, लेकिन इसके लिए संसाधन चाहिए थे, समय चाहिए था, पढ़ाने के साथ बहुत सा समय अलग से निकालना था। लेकिन जब कोई कुछ करना चाहता है तो उसके लिए समय निकाल ही लेता है, और जब काम रचनात्मक हो तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप वो समय कैसे निकालेंगे, कितनी मेहनत उसके लिए करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो एक छोटी सी कोशिश थी हिमोजी बनाने की, ये बहुत पसंद आई हिंदी भाषी लोगों को भी, और वो लोग भी जो अंग्रेजी में बातचीत करते थे वो भी हिमोजी के जरिए हिंदी में बातचीत करने लगे। तो ये कोशिश तो थी एक हिंदी भाषी लोगों को जोड़ने की, लेकिन इस कोशिश ने एक बड़ा रूप ले लिया जब लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। मैम, मैं ये जानना चाहती थी कि जीवन की इस यात्रा में क्या आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है? साथ ही कृपया ये बताएं कि उन कठिनाइयों से आप कैसे उभरे? कठिनाइयां देखिए कई स्तर पर आती हैं। आप काम करते हैं, काम के स्तर पर आती है, आपके पास एक शरीर है, स्वास्थ्य के स्तर पर आती है। तो एक गंभीर बीमारी है जो मुझे है, एंडोमेट्रियोसिस नाम है उसका। उसके साथ ऐसी कंडीशन रहती है कि आप 24 घंटे में कभी भी वो दर्द हो सकता है। तो उस विषय पर आप बच्चों से बातचीत अभी नहीं करूंगी, लेकिन ये बता रही हूँ कि ऐसी तकलीफों के बावजूद हमें मुझे ये करना था कि कैसे इस सारी स्थितियों से
लड़ते हुए या इस स्थितियों का सामना करते हुए हिमोजी पर मुझे काम करना है, क्योंकि ये मैं ठान चुकी थी कि ये मुझे करना है ये काम। अगर ये कहीं से मुझे हिंदी के स्टिकर्स नहीं मिल रहे हैं तो ये कौन बनाएगा, ये मुझे कहाँ से मिलेंगे। और अपने विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि हिंदी में कुछ नया हो सकता है और हिंदी में नया किया जा सकता है, हिंदी को भी नए पायदानों पर ले जाया जा सकता है, हिमोजी बनाना बहुत एक जरूरी काम हो गया था उस समय मेरे लिए। तो तमाम मुश्किलें, जब आप कुछ ठान लेते हैं करने की, तो कितनी भी मुश्किलें हों, वो मुश्किलें आप किनारे रखते जाते हैं और बस उस एक दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं जो आपने अपने लिए तय की है। हिमोजी वही दिशा थी जिसमें तमाम मुश्किलों के बावजूद मैं जिसकी ओर बढ़ रही थी। और आपके सामने है हिमोजी। जी मैम। मैम, तीसरा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि जैसा कि हम जानते ही हैं कि आप दिल्ली के प्रसिद्ध कॉलेज मिरांडा हाउस में प्रोफेसर हैं, तो जी आपने हिंदी की ही प्रोफेसर बनना क्यों चुना? हाँ, इसका सवाल बच्चों के लिए बड़ा इस सवाल का जवाब आप सबके लिए दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल तय नहीं किया था कि मुझे हिंदी की ही प्रोफेसर बनना है। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, फिर मैं किस तरह हिंदी साहित्य पढ़ने लिखने की ओर प्रवृत्त हो गई। मेरी कला में रुचि थी, मैं इस दिशा में जाना चाहती थी, तो भटकते भटकते आखिरकार साहित्य ने मुझे अपनी पकड़ में ले लिया। मैं जब साहित्य पढ़ने लगी तो मुझे ये समझ आया कि अगर आप रचनात्मक कुछ करना चाहते हैं तो साहित्य उसमें आपकी और मदद करता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है, संवेदनशील मनुष्य बनाता है। बस फिर वहीं से एक दिशा मिल गई साहित्य के साथ आगे बढ़ने की, उसमें कुछ नया करने की, और लिखना पढ़ना जारी ही था। हिंदी के अध्यापक के तौर पर जगह जगह हम लोग, पहले मुझे लगता था मैं किसी स्कूल में जरूर कोई आर्ट टीचर बनूंगी, लेकिन धीरे धीरे जब साहित्य में रुचि बढ़ी और मैं साहित्य के साथ आगे बढ़ती गई, तो अपने आप ही ये दिशा मिल गई और मुझे मिरांडा हाउस पहुंचना था और मैं वहीं पहुंची हूँ। आज मैं मिरांडा हाउस में हूँ और आज आप सबके साथ बातचीत कर रही हूँ। जी मैम। मैम, और हिंदी के प्रति आपकी रुचि कब और कैसे बढ़ी? क्या आपको बचपन से ही इस भाषा में रुचि थी या इसको आगे पढ़ने का जज्बा आपने उम्र के साथ बाद में आया? देखिए, हमारे समय में इतने ज्यादा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नहीं हुआ करते थे। कुछ कुछ ही स्कूल्स हुआ करते थे और हम लोगों ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो ऐसा नहीं था कि हमारे लिए हिंदी कोई अपरिचित भाषा थी, या आप जितनी आज के विद्यार्थियों के लिए वो कठिन है, क्योंकि आप दूसरे विषय, तमाम विषय अंग्रेजी में पढ़ते हैं और सिर्फ हिंदी को भाषा के तौर पर पढ़ते हैं। हमने सारे विषय, ज्ञान विज्ञान के जितने भी विषय हैं, सब हिंदी में पढ़े, तो भाषा के तौर पर हमारी हिंदी आप लोगों की जनरेशन की तुलना में ज्यादा मजबूत थी। फिर हमारा लिखना पढ़ना, कविताएं करना, निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लेना, अलग अलग एक्टिविटीज में हिंदी ही का इस्तेमाल करना, तो हिंदी भाषा के तौर पर हिंदी में हमारी अच्छी पकड़ थी। बस ये है कि साहित्य की दुनिया में जब हम गए तब हम ये समझे कि व्यवहार की हिंदी जब साहित्य की दुनिया में जाती है तो किस तरह और गहरी हो जाती है। वहां समझ के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर आपको हिंदी से एक नए तरह का जुड़ाव महसूस होता है। और इसमें जब साहित्य पढ़ने लगे तो हिंदी के साथ जुड़ाव और गहरा हुआ और फिर समझ आया कि जो कुछ हम भाषा में कह सकते हैं या साहित्य के माध्यम से कह सकते हैं, वो दूसरे विषयों के साथ शायद उस तरह संभव नहीं हो पाता। चाहे वो समाज को बदलने की बात करना हो, समाज में कुछ नया रचनात्मक योगदान देने की बात हो, तो वो भाषा के साथ, और खासतौर से हिंदी भाषा जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े स्तर पर बोली समझी जाती है। जी मैम, बिल्कुल। जी मैम। मैम, आपने निबंध लिखने की बात करी, तो मैम क्या बचपन से ही आपकी रुचि सार्वजनिक गतिविधियों में रही है? हाँ, मैं बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट थी, बहुत पार्टिसिपेशन, मतलब मेरा कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन, मैं कोई एक्टिविटी नहीं छोड़ती थी स्कूल की, सब में मुझे होना होता था और मैं सब जगह रहती थी, हेड गर्ल थी अपने स्कूल की। और जहाँ देखिए वहां अपराजिता होती थी, अगर डांस है तो डांस में, गाना है तो गाने में, निबंध है, भाषण प्रतियोगिता है तो भाषण में, कविता वाचन है तो कविता वाचन,
मतलब मैंने जम के स्कूल का आनंद लिया है, पढ़ने में भी मैं ठीक ठाक अच्छी स्टूडेंट कही जाती थी, और अन्य गतिविधियों में भी मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही हूँ। जी मैम। मैम, आप एक ऐसा अनुभव साझा करें जिससे इस विषय के प्रति आपका प्रेम बढ़ा। ऐसा कोई एक अनुभव तो नहीं है, ऐसा तो हर दिन होता है। हर दिन आप क्लास में अपने स्टूडेंट से जब बातचीत करते हैं, अपने विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं, या आप समाज में जब लोगों से मिलते हैं और आप हिंदी के जरिए, हिंदी या आपकी साहित्य पढ़ने से आपके भीतर जो व्यक्तित्व एक निर्मित होता है, एक जो संवेदनशील मनुष्य बनता है, और उसके कारण जब आप लोगों से जुड़ते हैं या किसी मंच पर जाकर बोलते हैं, बातचीत करते हैं, और लोग उस समय आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके अनुभव जानना चाहते हैं, आपकी जीवन यात्रा को जानना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा घटता ही है जो लगता है कि हम यहाँ हैं, जो इस भाषा से जुड़े हैं, ये एक सौभाग्य की बात है, और यहाँ होना हमारा कितना जरूरी था। हम कैसे दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं भाषा के लिए, भाषा में कुछ नया रचनात्मक योगदान देने के लिए। तो मुझे लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा, कोई एक अनुभव ऐसा नहीं कहूंगी, कि बहुत सारे अनुभव हैं क्योंकि। बिल्कुल मैम। मैम, तो क्या आप अपनी जिंदगी की अभी तक की यात्रा में कुछ बदलाव चाहेंगी? बड़े दिलचस्प सवाल आप लोग करते हैं, मतलब कि आपकी जिज्ञासा इतनी मजेदार है। बदलाव क्या चाहती हूँ मैं? बदलाव चाहती हूँ कि शिक्षा, जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, उसमें रचनात्मकता की थोड़ी हिस्सेदारी और हो, क्योंकि हमने किताबों के संसार से तो बच्चों को जोड़ा है, रचनात्मकता का संसार भी हमें थोड़ा बड़ा करना होगा, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किताबों की दुनिया से अलग भी उनकी एक दुनिया होती है, और वो उसमें ज्यादा अपने को बेहतर अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो हम उसे एकेडमिक स्तर पर ला सकें, कि उनको शामिल कर सके, उनके अंकों से जोड़ सके, क्योंकि हमने पूरी पढ़ाई, पूरी शिक्षा व्यवस्था को अंक प्रणाली में बदल दिया है कि आपके अगर नंबर अच्छे हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि रचनात्मकता के स्तर पर और काम हो। अपनी जीवन में बदलने के लिए बहुत कुछ है, और जो है उससे बहुत खुश भी हूँ। तो इसका आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं अभी जो हूँ उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, कि मैं आज मिरांडा हाउस में हूँ, श्री राम स्कूल के बच्चों से बात कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण है। मैम, ये हमारा भी सौभाग्य है। मैम, आप अपनी जिंदगी में आपको किन किन सिद्धांतों का अनुसरण किया और क्या वे लाभप्रद रहे? देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कि बहुत सिद्धांत अपने लिए मत बनाइए, सिद्धांतों में फंसकर मत रह जाइएगा। हाँ, एक सिद्धांत ऐसा है जिसे जरूर पकड़कर चलना है, वो है मेहनत करना। आप जो भी कुछ जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कीजिए, और क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको एक छोटे रास्ते से सफलता तक पहुंचा दे। तो एक ही सिद्धांत है, मेहनत करना। वो आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, आप भाषा के क्षेत्र में जाना चाहें, रचनात्मकता के क्षेत्र में जाना चाहें, ज्ञान विज्ञान गणित, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, मेहनत बहुत जरूरी है। आप अपने आप को समय दीजिए, हर रोज थोड़ा कुछ जानिए, हर दिन अपने में, अपने व्यक्तित्व में कुछ नया जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो मेहनत बहुत जरूरी है। बस यही एक सिद्धांत है जिसे मैं खुद पर भी लागू करती हूँ। हर दिन मेरा पढ़ाने का एक शेड्यूल है, क्लासेस शुरू होती हैं, पढ़ाते हैं दिन भर में, फिर अगले दिन पढ़ाने के लिए तैयारी करनी होती है, बहुत पढ़ते हैं, टीचर्स बहुत पढ़ते हैं। मैं आप बच्चों को बता दूं कि आपकी कक्षाओं में आने के लिए हमें पढ़कर आना जाना पड़ता है। तो पढ़ाना और फिर पढ़ना, और उसके बाद जो समय होता है उसमें आपको ये तय करना है कि अब आपको क्या नया करना है, क्या रचनात्मक करना है, क्या बेहतर करना है, अपनी जिंदगी को किस तरह बेहतर बनाना है। और उस बेहतर बनाने में सिर्फ पैसा नहीं मदद करता है, वो आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में आपकी रचनात्मकता मदद करती है। तो हर दिन थोड़ा कुछ नया बनाना होता है। इन दिनों मैंने एक कैरेक्टर बनाया है जो सोशल मीडिया पे खासा लोकप्रिय है, अलबेली नाम से एक विमेन कैरेक्टर है,
और उसके जरिए मैं जो जितने राजनीतिक सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बातचीत, उन पर बात रखते हैं, अपना विचार रखते हैं और लोग उससे बहुत जुड़ते हैं। तो हिमोजी के बाद की एक नई यात्रा शुरू की है अलबेली के साथ, और वो एक ऐसा पात्र है जिसमें सब अपनी कोई थोड़ी बहुत झलक पाते हैं। तो रचनात्मकता की ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए एक ही सिद्धांत है, मेहनत कीजिए। जी मैम। जी मैम, मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद सभी लोग आपकी सभी बातों से सहमत होंगे। और एक और मेरा प्रश्न यह था कि प्रत्येक देशवासी चाहता है कि भाषा का विस्तार हो। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को क्या सुझाव देना चाहेंगी? एक तो मैं ये कहना चाहूंगी सारे बच्चों को, आप सबको, एक तो आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपको हिंदी आती नहीं। आप बच्चे बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, लगभग सभी बच्चे। जब आप गाना सुन सकते हैं हिंदी में, समझ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समाचार सुनते हैं, समझ सकते हैं, तो हिंदी में बात व्यवहार भी अच्छा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब कोई हिंदी बोल रहा हो आप उसके साथ हिंदी में बातचीत करें, और जब कोई हिंदी बोल रहा हो तो आप ये ना समझें कि इसे कुछ कम आता है या इसकी जानकारी थोड़ी सी कम है क्योंकि ये हिंदी भाषा बोल रहा है। तो हिंदी भाषा का अगर सही अर्थ में सम्मान करना है तो उसे बोलने वाले का सम्मान कीजिए, और हिंदी में उच्चारण पर ध्यान दीजिए, अच्छा उच्चारण कीजिए। दूसरा कि हिंदी में लिखने की आदत डालिए अपने आप को, क्योंकि जितना अच्छा आप हिंदी में लिख सकते हैं उतना दूसरा मातृभाषा में जो अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं, जिस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो दूसरी भाषा में संभव ही नहीं है। क्योंकि आपके भीतर आत्मा में जो संवेदना तैरती है उसकी भाषा मातृभाषा है। तो आप कोशिश करें कि हिंदी में लिखें, बोलें, बात करें, और हिंदी बोलने वालों को सम्मान के साथ देखें कि हाँ ये भी जानते हैं। क्या आपकी ऐसी कोई सलाह है जो आप चाहेंगी कि आज आपको सुन रहे सभी छात्र अपनी दिनचर्या में अपनाएं? मैं हमेशा हर बच्चे से ये बात कहती हूँ कि जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी रुचियां हैं, ये जिंदगी बहुत दबाव बनाएगी आप पर, आपको एक रेस में जोड़े रखेगी और ये सिखाएगी बार बार, जैसे आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, बाकी सब बहुत तेज दौड़ रहे हैं और आप बहुत धीरे दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। आप अपने स्वप्नों को, अपनी इच्छाओं को और अपनी रुचियों को साथ लेकर चल सकते हैं अपने जीवन में, जैसे मैं चली हूँ। और हालांकि मेरा क्षेत्र कला नहीं था, लेकिन कला मेरी रुचि का क्षेत्र था और मैं इसमें कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे भीतर का जो कलाकार है लोग उसे पहचाने। एक अध्यापक के तौर पर तो आप मेरी पहचान है ही, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे भीतर का जो कलाकार है लोग उससे मिले। तो ये आप सबके लिए भी है कि आपके भीतर भी कोई ना कोई एक रचनात्मक व्यक्तित्व होगा, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसे आप दुनिया से साझा करना चाहते हैं। तो उसे दबने मत दीजिएगा। किसी परिस्थिति में वो आपके साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ है तब आप कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी कठिनाई हो, वो जब भीतर से जागेगा तो आपको प्रसन्न रखेगा, आपको दिशा में, आपकी फोकस्ड रखेगा, आपको हमेशा अपने गोल के लिए। तो अपने उस व्यक्तित्व को हमेशा साथ लेकर चलिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोगों से बहुत फोकस्ड हैं आप लोग ऑलरेडी। धन्यवाद मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैम। आज हमें आपसे बातचीत करके काफी कुछ सीखने को मिला, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको सुन रहे छात्रों को भी सीख तथा प्रेरणा मिली होगी। आज की हमारी हिंदी दिवस पर आधारित विशेष बाल सभा समापन की ओर बढ़ रही है। अंत में मैं बस यह कहना चाहूंगा, आइए आज शपथ ले कि हम हर दिन हिंदी दिवस मनाएंगे और अपनी राजभाषा का सम्मान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।